हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 CA ज़ोन में। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का सेशन मैं आपका कॉमर्स में लूँगी, इकोनॉमिक्स का, जो आपके सभी कोर्सेज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सारे क्वेश्चंस आप स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। बाकी ये टाइम टेबल आप देख सकते हो अपनी क्लासेस, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। मंडे टू सैटरडे तक हमारी क्लासेस होती हैं। सारी चीज़ें गिवन दे रखी हैं इसमें कि कितने बजे से कौन सी क्लास होती है और किसके लिए कौन सी क्लास इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे इजीली जो है पूछ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, डाउट सेशंस भी होते हैं, तो उसमें भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है। ए बैंक रेट यानी बैंक दर, बी टैक्सेशन यानी कर लगाना, सी रेपो रेट यानी रेपो दर, या फिर डी मार्जिन रिक्वायरमेंट यानी मार्जिन आवश्यकताएं। तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टैक्सेशन, बी। ये नहीं है इंस्ट्रूमेंट, तो टैक्सेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कर लगाना जो है आपका सही उत्तर होगा। ये नहीं है। हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन में कि नॉट दिया है कि नहीं, बिकॉज़ कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम टिक कर देते हैं और क्वेश्चन में नॉट नहीं देखते हैं। तो मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से उसका आंसर करें, जल्दीबाजी ना करें अपने क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्सेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें पूछा है कि निम्न में से किस प्रकार की मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है। ए क्रीपिंग इन्फ्लेशन, बी कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, सी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, या डी वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या आंसर होगा आपका। तो कुछ लोग को क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपने डिफरेंस याद किए हैं इन्फ्लेशन के तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, बिकॉज़ ये सारे टाइप्स हैं इन्फ्लेशन के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आपको सारे ही जो डिफरेंसेस है वो पता होने चाहिए। तो बी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मूल्य बढ़ोतरी मुद्रास्फीति आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी कॉस्ट पुश इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द प्राइस विच द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे इज़ मोर देन द प्राइस विच द कंज्यूमर एक्चुअली पेज, द कंज्यूमर इज़ एन, यानी यदि उपभोक्ता जिस कीमत का भुगतान करने को तैयार है वो उस कीमत से अधिक जो उपभोक्ता वास्तव में चुकाता है, तो उपभोक्ता किस में आएगा। ए सरप्लस में यानी अतिरिक्त में, बी लॉस यानी नुकसान में, सी इक्विलिब्रियम है यानी संतुलन है, या फिर डी इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन यानी अपर्याप्त जानकारी। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। जो उपभोक्ता है वो आएगा सरप्लस में, यानी ए सरप्लस आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी अतिरिक्त आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उपभोक्ता किस में है, सरप्लस में है, तो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी एक्सेप्ट ए ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी मस्ट बी होमोजीनियस, यानी वस्तु की सभी इकाई समरूप होनी चाहिए। बी देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता के स्वाद में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। या फिर सी द कंजम्पशन मस्ट बी रैंडम, पद यादृच्छिक होनी चाहिए। डी देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स ड्यूरिंग कंजप्शन, यानी उपभोग के दौरान स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसमें से बताना है कि कौन सा अजम्पशन नहीं है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी द कंजम्पशन मस्ट बी रैंडम। तो सी खपत यादृच्छिक होनी चाहिए, ये नहीं है, बाकी सारे आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें पूछा है यूजुअली द डिमांड इज़ इन इलास्टिक फॉर, यानी आम तौर पर मांग के लिए अयोग्य है। ए सुपीरियर गुड्स यानी बेहतर माल, बी इन्फीरियर गुड्स यानी सस्ता माल, बी नेसेसरी गुड्स यानी आवश्यक सामान, या फिर डी गुड्स विद प्लेंटी ऑफ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, यानी बहुत सारे विकल्प उपलब्ध के साथ। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, द डिमांड इज़ इनइलास्टिक फॉर किसके लिए होती है, नेसेसरी गुड्स के लिए। सी नेसेसरी गुड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी नेसेसरी गुड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आवश्यक वस्तुएं जो होती हैं इनके लिए एक निश्चित खपत होती है, इनका मतलब फ़िक्स कंजम्पशन होता है, जैसे कि आपका सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल हो गया, तो ये आपके नेसेसिटी गुड्स में आते हैं। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा है अदर थिंग बीइंग इक्वल एन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर ए सुपीरियर गुड्स यानी बेहतर माल, बी इन्फीरियर गुड्स यानी सस्ता माल, सी एसेंशियल गुड्स यानी आवश्यक सामान, या फिर डी नन ऑफ दी। तो इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू अ डिक्रीज इन डिमांड, तो इसमें क्या राइट आंसर होगा किस गुड्स के लिए, इन्फीरियर गुड्स के लिए। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सस्ता माल आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिकॉज जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं उनमें इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन होता है क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो उसमें आपका इन्फीरियर गुड्स राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें पूछा है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS इम्प्लीमेंट इन विच ईयर, यानी स्टार्टअप इंडिया जो सीड फंड योजना थी वो किस वर्ष में लागू हुई थी। ए 1 अप्रैल 2019 में, बी 1 अप्रैल 2021 में, सी 22 मार्च 2022 में, या फिर डी नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये स्कीम या योजना जो है वो लागू हुई थी 1 अप्रैल 2021 में, यानी बी 1 अप्रैल 2021 आपका सही आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम वॉज इम्प्लीमेंट इन 1 अप्रैल 2021, तो बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट डिमांड फॉरकास्टिंग, यानी डिमांड फॉरकास्टिंग के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। ए
प्रेडिक्ट फ्यूचर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी किसी उत्पाद या सेवा के लिए भविष्य की मांग की भविष्यवाणी करता है। बी, बेस्ड ऑन द पास्ट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज, यानी उत्पाद या सेवा की पिछली मांग के आधार पर। सी, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड्स, यानी ये वैज्ञानिक तरीक़ों पर आधारित नहीं है। या फिर डी, हेल्प्स इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, यानी प्रबंधकीय निर्णय लेने में मदद करता है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? अगेन ये क्वेश्चन आ गया जिसमें आपका नोट दे रखा है, तो मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के करें अपने एग्ज़ाम्स में। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा नहीं है सही, इसके बारे में डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में कौन सा नहीं सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड, यानी ये वैज्ञानिक तरीक़ों पर आधारित नहीं है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड्स पे आधारित है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीति आयोग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी जो नीति आयोग है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सी, 23 सितंबर 2015, यानी 23 सितंबर 2015 में। या फिर डी, 1 जनवरी 2015 में। तो कब हुआ था एस्टैब्लिश्ड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी 1 जनवरी 2015 में हुई थी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और करेंटली जो इनके सीईओ हैं वो है श्री अमिताभ कांत जी। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि सीईओ कौन है, तो आप याद रखिएगा श्री अमिताभ कांत जी इनके सीईओ हैं। और काफ़ी लोगों को ये आंसर पता भी होगा, मतलब काफ़ी लोगों को ये नॉलेज में होगा कि हाँ उनके सीईओ कौन है। और काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा श्री अमिताभ कांत जी। और कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग्स है, जिसमें आपको मार्केट स्ट्रक्चर को मैच करना उनके फीचर्स से। तो इसमें दे रखा है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, सी मोनोपोलिस्टिक, और डी ओलिगोपोली। तो इसमें आपको इनके फीचर्स मैच करने हैं। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, आप सभी लोग कर लोगे। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताना कि कौन सा आंसर किसका होगा। तो सभी लोग कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा। ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे तो इसका आंसर मैं आपको बताऊँगी। तब तक आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं या पूछ भी सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए अच्छे से सभी लोग, और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। ओके, बाय, टेक केयर।